Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of June 2025. 9 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बहुत ही प्यारा न्यूज़पेपर आज का आया है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स है जो हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा न्यूज़पेपर था ओवरऑल। क्वेश्चंस पहले मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम 150 लाइक करवा देना। प्लीज़ लाइक द वीडियो फ्रॉम योर एंड। 150-200 लाइक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आप देख रहे हैं तो कर दीजिए लाइक। अगर अच्छा लगता ही होगा कंटेंट, प्लीज़ डू दैट। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ सवालों के साथ। मज़ा आएगा आपको सवालों में भी, क्योंकि मैंने एथिक्स का भी एक ऐड किया है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ग्राउंड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग स्पीच अंडर आर्टिकल 19(2)। आप सबको पता है कि आर्टिकल 19(2) के अंदर वो कंडीशंस हैं जो फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। ऑप्शंस आर ए पब्लिक ऑर्डर, B is defamation, C is morality and third D is hurt sentiments of a majority group। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वैलिड ग्राउंड नहीं है फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द स्पीच। आई होप आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आप लोग पॉज करके करिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ अ मेजॉरिटी ग्रुप। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है रिस्ट्रिक्शन का कि आपने किसी मेजॉरिटी ग्रुप के सेंटिमेंट को हर्ट कर दिया तो वो दैट इज़ अ वैलिड ग्राउंड, ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1 2 2 3 1 3 1 2 3। बहुत ही आसान सवाल है। अगेन द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, रिकमेंडेटरी नेचर के रहते हैं, याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्चुअली डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, पेपर 2 में आता है, लेकिन ये यूपीएससी में जब मेंस आप देंगे ना तो एथिक्स की केस स्टडीज़ के रूप में भी आ सकता है। तो बहुत ही छोटा केस स्टडी, ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अपन एमसीक्यू में नहीं बना सकते थे। तो क्वेश्चन इज, यू आर अ सिविल सर्वेंट एंड न्यूज़ रिपोर्टर हैज़ पब्लिश्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डिपार्टमेंट। आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आपके डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने पब्लिश कर दिया। तो व्हाट इज़ द मोस्ट एथिकल कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू कैन टेक? A option is publicly confront the reporter and demand an apology. B is file a defamation case immediately. C is ignore the news to avoid controversy. And D is respond through official channels with facts and seek a correction if necessary. तो I hope you will be able to answer this question. ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ because you will be future civil servants, तो please do that from your end. I hope you got clarity. आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। अब देखो, आज की जो न्यूज़ एनालिसिस में पहली न्यूज़ फ्रंट पेज की है। बहुत ही एक प्लेस स्पेसिफिक न्यूज़ है, रीजन स्पेसिफिक, क्योंकि यूपीएससी हर साल रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर ये जगह। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो है निप्रो पेट्रोवोस्क। तो ये जो जगह है डिनीप्रो या डिनाइपर, मैं इसको नहीं पढ़ा क्योंकि डी इसमें साइलेंट रहता है। तो निप्रो पेट्रोवोस्क, ये याद रखेगा, ये यूक्रेन में एक जगह है जहाँ पर, जो कि यूक्रेन का इंडस्ट्रियल रीजन है, याद रखिएगा, ईस्टर्न इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूक्रेन। निप्रो पेट्रोवोस्क जो है, दिस इज़ द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूक्रेन। एंड यहाँ पर बेसिकली ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई है रशिया ने। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल एस्केलेशन, क्योंकि इस जगह पे अभी तक उन्होंने अटैक नहीं किया था। तो इट्स अ टेरिटोरियल एस्केलेशन एंड नीप्रो पेट्रोवोस्क, याद रखेगा, इट इज़ वन ऑफ द 5 यूक्रेनियन रीजन्स जहाँ पे रशिया ने असर्ट किया है अभी फॉर्मल, मतलब पहले रशिया हैज़ असर्टेड अ फॉर्मल टेरिटोरियल क्लेम, यहाँ पे नहीं किया था, है ना। नीप्रो पेट्रोवोस्क में रशिया ने कोई क्लेम नहीं किया था पहले, लेकिन अब उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। सो दैट इज़ द फर्स्ट न्यूज़। तो नीप्रो पेट्रोवोस्क आप जगह है, याद रखेगा, यूक्रेन की जगह है। दूसरी जो न्यूज़ आर्टिकल है वो आपको यहाँ पे 4-5वें पेज में मिलेगी। फर्स्ट ऑपरेशंस ऑफ कुमकी एलिफेंट। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्म आपके लिए यूपीएससी पूछ सकता है, मे बी पूछेगा ही, तो ये टर्म आप लिख लीजिए, कुमकी एलिफेंट। ये कुमकी एलिफेंट क्या होता है? कुमकी एलिफेंट का मतलब होता है ट्रेंड एलिफेंट्स, याद रखिएगा, ट्रेंड एलिफेंट्स हैं एंड दे आर एक्चुअली ट्रेंड इन ऑर्डर टू हेल्प इन रिड्यूसिंग मेनी थिंग। जैसे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में भी इनका योगदान रहता है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता है एशियन एलिफेंट्स को और
ये अब जो है इनका एप्लीकेशन किया जाएगा बेसिकली आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, याद रखिएगा। ये दे आर ब्रॉट फ्रॉम कर्नाटका एंड नाउ दे हैव बीन गिवन एडवांस्ड ट्रेनिंग, ताकि वो किस तरीके से मतलब जो एलिफेंट्स नुकसान पहुंचाते थे क्रॉप्स को, उनको रोकने के लिए इनको ट्रेन किया गया। तो इनको अलग अलग तरीके से आप ट्रेन कर सकते हैं। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए आप इनको ट्रेन कर सकते हैं। नाउ इट इज़ टू कंट्रोल द डैमेज जो कि क्रॉप्स को होता है बिकॉज ऑफ द एलिफेंट, तो इनको ट्रेन किया गया है फॉर दैट रीजन। याद रखिएगा कुमकी एलिफेंट से जो टर्म यूज होता है वो कुमकी, KUMKI, कुमकी एलिफेंट है, ठीक है ना। कलेक्टर्स टू गेट वाइड पावर्स इन रजिस्टरिंग द वक्फ एसेट। आप सबको पता होगा कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उसके रिगार्डिंग अभी रिसेंटली एक एक्ट किया गया था, पास किया गया था। अब एक्ट के बाद क्या आता है, रूल्स आता है। तो अभी नाउ दिस इज द ड्राफ्ट रूल्स फॉर द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025। तो अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2025 में ही आया था, जिसको हम बोलते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025, और उसी के अंतर्गत अब ये रूल्स आए हैं। रूल्स में जो पावर दी गई है, वाइड स्प्रेड पावर, वो कलेक्टर के पास है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शैल इंक्वायर इनटू द जेन्युइननेस एंड वैलिडिटी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्टरिंग अ वक्फ एज पर द रेवेन्यू लॉज एंड कंफर्म दैट द वाकिफ, अब ये टर्म यूज हो रहा है, वाकिफ कौन होता है वक्फ के रिगार्डिंग, तो वाकिफ इज द पर्सन हु इज मेकिंग द वक्फ। याद रखिएगा जो वक्फ प्रॉपर्टी बना रहा हो जिस व्यक्ति के नाम पे, तो उसको हम वाकिफ बोलते हैं। तो कलेक्टर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एक तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म वो चेक करेंगे कि जो एप्लीकेशन है फॉर रजिस्टरिंग वो सही है एंड दैट इज एज पर द रेवेन्यू लॉज। एंड दूसरी चीज़ जो वाकिफ है, यानी कि जो पर्सन हु इज मेकिंग द वक्फ, ही इज ऑल्सो अ जेन्युइन पर्सन एंड इज अ लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, और ही इज ए कॉम्पिटेंट टू डेडिकेट इट एज अ वक्फ। तो उस प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है उसको वाकिफ बोलते हैं एंड ही शुड बी एबल टू, मतलब ही शुड बी लॉफुली ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड कॉम्पिटेंट टू डेडिकेट इट एज अ वक्फ, ठीक है। इसके अलावा कलेक्टर विल ऑल्सो असर्टेन दैट द प्रपोज्ड प्रॉपर्टी इज नॉट अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, is not a protected monument or protected area under the Ancient Monument Preservation Act of 1904। तो कलेक्टर को ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट या प्रोटेक्टेड एरिया तो नहीं है वो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वो है तो फिर आप उसको वक्फ नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं होनी चाहिए, आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट के अंतर्गत, एंड इट शुड नॉट बिलोंग टू एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द रूल्स विच हैव बीन प्रपोज्ड एंड इसमें सारी पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है टू वैलिडेट द जेन्युइननेस एंड ऑल। तो दैट इज व्हाट हैज़ बीन सेड कि वाइड स्प्रेड पावर्स हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड विद मी। एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ स्पेस मिशन एक्सियोम 4। आप सबको पता है कल ये लॉन्च होने वाला है मिशन। शुभांशु शुक्ला ग्रुप जो यहाँ पे हैं, शुभांशु शुक्ला, ही इज़ फ्रॉम इंडिया एंड ही विल बी गोइंग टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर 14 डेज, 14 दिनों के लिए ये मिशन रहेगा। स्पेस एक्स फैल्कन 9 के थ्रू ये जाएंगे, स्पेस एक्स फैल्कन 9, एंड इनके साथ 3 और मेंबर हैं स्पेस एक्स के फैल्कन 9 में। इसके साथ 3 और मेंबर हैं जो जा रहे हैं शुभांशु शुक्ला के साथ। क्यों इंपॉर्टेंट है शुभांशु शुक्ला का जाना, क्योंकि आफ्टर 41 ईयर्स, राकेश शर्मा जी के जाने के 41 ईयर्स के बाद, 1984 में राकेश शर्मा गए थे स्पेस में। आफ्टर 41 ईयर्स टू दैट सेकेंड, ही इज द सेकेंड इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस एंड ही इज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन में जाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट नॉट फर्स्ट व्यक्ति, ही इज फर्स्ट इंडियन, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस। कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। एक्सियोम 4 मिशन याद रखना। इंडिया एंड मंगोलिया होल्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू इन्हेंस इंटरऑपरेबिलिटी। इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। याद रखिएगा 17th एडिशन हुआ है इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट एंड इट इज़ बीइंग हेल्ड फ्रॉम 31 मई टू जून 13। स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग सेंटर मंगोलिया में है, वहाँ पर ये हो रही है नोमैडिक एलिफेंट। प्लीज़ मेक श्योर रिमेंबर द नेम एज वेल, नोमैडिक एलिफेंट। साइंस सेगमेंट में आते हैं। न्यू स्टडी मेक्स कंट्रोवर्शियल वेदर ट्विकिंग आइडिया मोर रियलिस्टिक। अब एक स्टडी हुई है जिसमें एक कंट्रोवर्शियल मेथड है फॉर कूलिंग द इन्वायरमेंट। अब आप सबको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक मेथड है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। याद रखेगा इट्स वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें आप एरोसोल आप सबको पता है एक पॉल्यूटेंट के रूप में यूज़ होता है, मतलब एक पॉल्यूटेंट है एरोसोल, है ना, क्योंकि एरोसोल अगर मतलब जो हवा में सस्पेंडेड रह जाते हैं उनको एरोसोल हम बोलते हैं। तो इसमें इस मेथड के थ्रू स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन के थ्रू बेसिकली क्या कर रहे हैं, इट्स अ टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हम इंजेक्ट ऐसी चीज़ कर दें इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ताकि एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे जो इन्होंने टेक्निक में हेल्प ली है, ये ली है वॉल्केनोस से।
देखो क्या होता है, मैं सिंपल आपको बताऊँ, जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उसमें बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, जिसमें सल्फ़र भी होती है, SO2 भी होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी होती है। तो सल्फ़र क्या करता है, ऊपर एटमॉस्फेयर जब जाता है तो बिकॉज ऑफ द मतलब ये वॉल्केनिक इरप्शंस एंड ऑल, वो एटमॉस्फेयर को कूल करता है, उसका कूलिंग इफेक्ट होता है। वॉल्केनोज हमेशा कूल करते हैं, क्यों? क्योंकि दे डू नॉट अलाउ द एयर, मतलब सनलाइट को इंटर करने से रोक देते हैं और रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, है ना। तो जो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन मेथोडोलॉजी है, उसमें इसी वॉल्केनिक इरप्शन वाली टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी क्या है, इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया जाएगा। तो हायर एल्टीट्यूड पे इंजेक्शन अगर करेंगे तो वो कह रहे हैं ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा दिनों तक वहाँ पे रह पाएगा। लोअर पार्टिकल में आप करते हैं तो बहुत ही ईजिली वो क्लाउड में या वॉश अवे होने का उसका चांसेस रहता है। तो हायर एल्टीट्यूड पे आप ये स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन अगर करते हैं तो इट कुड लीड टू 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक की कूलिंग हो सकती है अगर आप स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल भी लिया गया है कि कैसे, देखो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंटरवेंशन करने की बात की जा रही है। कि अगर आप यहाँ देखो लिखा है थर्ड पॉइंट पे, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल, और उस एरोसोल पे सनलाइट पड़ के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब नीचे ही नहीं आएगी तो कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि पहले वो अंदर आती है, फिर ट्रैप होती है, फिर जब जो ट्रैप होकर एब्जॉर्ब होती है तो फिर उसको उससे गर्मी बढ़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऑथर ने ये भी कहा कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल मेथोडोलॉजी है, सो इज़ इट वर्थ द रिस्क। तो उन्होंने ऑथर ने कहा कि भाई बेनिफिट तो है, लेकिन अब आप इतना एरोसोल जब आप ऊपर यूज़ करोगे तो उसके रिस्क भी हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले आपको अच्छी प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। पायलट ग्रुप में आप कर सकते हैं कुछ एक छोटे मोटे रीजन में, है ना। एंड किस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या इसमें ओजोन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एसिड रेन का, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑब्वियस सी बात है एसिड रेन के भी चांसेस रहेंगे। तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी स्टडीड फर्स्ट, उसके बाद ही आप इसको अपनाएं। मैजिक माइक्रोस्कोपी, अब ये मैग आईसी माइक्रोस्कोपी है, मैजिक आप पढ़ सकते हैं इसको, मैजिक माइक्रोस्कोपी। तो क्या है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, बेसिकली एक टेक्निक है जिसका नाम है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। पहले तो आप ये लिख लीजिएगा, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक है टू सी द 3D शेप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल, मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में क्या है, अमीनो एसिड हो गया मान लो, या आपके अंदर ब्लड का कोई ब्लड के अंदर का कुछ मॉलिक्यूल आपको स्टडी करना है, तो उसका जो 3D शेप देखना होता है तो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड इसके लिए मॉलिक्यूल बहुत ही कंसनट्रेटेड मात्रा में होना चाहिए किसी सैंपल में, है ना, याद रखिएगा। बट क्या होता है, कई बार इतना कंसनट्रेटेड मात्रा में आपको मॉलिक्यूल नहीं मिल पाता है, तो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू भी आप उसको नहीं देख सकते। तो ऐसे में बेसिकली एक टेक्निक है जिसको डेवलप किया गया, मैग्नेटिक आइसोलेशन एंड कंसंट्रेशन क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो मैग्नेटिक आइसोलेशन एंड कंसंट्रेशन ये एक टेक्निक है जो इसमें मैग आईसी यूज़ हो गई है, मैग्नेटिक आइसोलेशन एंड कंसंट्रेशन, और फिर बाकी क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। तो इसमें रिसर्चर्स जो ले सकते हैं, इसमें किसी भी सैंपल को स्टडी कर सकते हैं और डाइल्यूट सैंपल्स को भी स्टडी कर सकते हैं। तो मैग आईसी माइक्रोस्कोपी बेसिकली बायोलॉजिकल सैंपल्स ऐसे जहाँ पे मॉलिक्यूल इतना कंसंट्रेटेड मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ना हो, डाइल्यूटेड मात्रा में हो, तो भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। एडिटोरियल, मैं अब क्या बताऊं एडिटोरियल ये कितना अच्छा है। जुडिशियल सेंसिटिविटी टू सेंटिमेंट्स इज अ साइन ऑफ रिग्रेशन, वेरी वेरी गुड आर्टिकल, संजय हेगड़े का आर्टिकल है। मैं आपको भी समझाऊंगा वर्ड बाय वर्ड, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आप इसको एक बार मतलब खुद भी पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। तो ये एडिटोरियल से अच्छा मुझे एडिटोरियल अभी तक नहीं मिला, लेट्स सी कि क्या है। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि देखो इंडियन जुडिशरी जो है ना, इट शुड हैव बीन द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑब्वियसली बात है, आप सब मानते कि नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, लेकिन जुडिशरी आजकल मैनेजर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो चुका है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज कि इंडियन कोर्ट्स आर मैनेजिंग स्पीच रादर दैन डिफेंडिंग। मैनेज कर रही है, कैसे कर रही है, देखो बहुत सारे केसेज हैं ऑथर ने बताए, लेकिन इसके पहले ओवरऑल प्रिंसिपल क्या अपना रही है। ओवरऑल प्रिंसिपल जुडिशरी ये अपना रही है कि वो अब पब्लिक सेंटिमेंट्स को भी देखने लगी है कि पब्लिक के सेंटिमेंट क्या हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक का जो मेजॉरिटी है उसका व्यू पॉइंट क्या है, मेजॉरिटी के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने लगे। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। जैसे कि अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया है एफआईआर अगेंस्ट ए यंग मैन फॉर क्रिटिसाइजिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये कहा कि ये भाई नेशनल इमोशंस को ये वो करते हैं। कमल हसन के कमेंट को जो लैंग्वेजेस के ऊपर था, इसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने एडवाइस दे दी कि भाई अपोलोजाइज करो। कोई लीगल ब्रीच नहीं था हालांकि, बट स्टिल दे सेड कि चूंकि आपने लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट किया है तो आप अपोलोजाइज करो, ठीक है। रणवीर अलाहाबादिया का केस आप जानते हैं। हिस्टोरियन अली खान महमूदाबाद,
ही वॉज इन्वेस्टिगेटेड फॉर क्रिटिकिंग द ऑप्टिक्स ऑफ वॉर। राहुल गांधी के रिमार्क जो थे आर्मी के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि ही वॉज डिनाइड प्रोटेक्शन बाय द कोर्ट, कि उन्होंने कहा डिफेमेशन ऑफ आर्मी है, मिलिट्री है। फिर FIR आजकल सेडिशन लॉ जैसे पास हो रही है बिकॉज ऑफ द यूजिंग वर्ड कॉवर्ड ऑल्सो, को मतलब किसी ने कहा कि भाई यू आर अ कावर्ड, तो उसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल सटायर में कहा, तो आपने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। तो ऑथर ने वही कहा कि जो इमर्जिंग ट्रेंड है ना, वो है ऑफेंस विद हार्म, ठीक है। इमोशनल आउटरेज को भी लीगल हार्म के रूप में ट्रीट किया जाने लगा है, इमोशनल आउटरेज को लीगल हार्म के रूप में ट्रीट किया जाने लगा है, जबकि आर्टिकल 19(2) का ये मिस इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट करता है फ्री स्पीच ओनली व्हेन इट इंसाइट्स वायलेंस और डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर। डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि मेजोरिटी का ऑर्डर है ना, डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि मेजोरिटी का पब्लिक ऑर्डर या मेजोरिटी का सेंटीमेंट। उनका ये कहना है कि भाई पब्लिक ऑर्डर या वायलेंस जब हो, डिसरप्ट हो, तब आप इसको रोक सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई लोग खुश नहीं हुए, लोग अच्छा नहीं बोल रहे उसको, या उनका मतलब कि यार ये तो सही नहीं बोला, तो ऐसी चीज़ों में आप नहीं बोल सकते कि आप माफ़ी मांगो। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि जब कोर्ट कोई पॉपुलैरिटी टेस्ट में तो बैठा नहीं कि कितना पॉपुलर है, तो कोर्ट अगर बार बार ये सजेस्ट करेगा कि आप भैया एक काम करो, लीगल ब्रीच तो नहीं किया आपने, बट चूंकि लोगों को हर्ट किया इसलिए आप एक बार माफ़ी मांग लो, तो उनका ऑथर ने ये कहा कि ये माफ़ी मांगना जो है ना, इट इज़ एक्चुअली ये उस चीज़ को और ज़्यादा मार्केटाइज कर देता है। इसके अलावा ये और ज़्यादा उसको मतलब पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ देखो माफ़ी मंगवा रहे हैं ना, मतलब गलत यही था, है ना। इट वैलिडेट्स द मॉब आउटरेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑथर ने बोली है कि अपोलॉजी जो है इट वैलिडेट्स द मॉब आउटरेज। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि अगर आप FIR क्वैश नहीं करोगे तो पनिशमेंट आप बाद में ना भी दो, बट इन इंडिया जो पूरी लीगल प्रोसेस है, मतलब कि फ्रॉम FIR टू गोइंग टू द जुडिशरी, वो पूरी प्रोसेस ही अपने आप में पनिशमेंट है, तो प्रोसेस इज इटसेल्फ पनिशमेंट, ऑथर ने भी कहा है। इसके अलावा ऑथर ने भी कहा है कि भाई कन्विक्शन के बिना ही किसी को आप सम्मन दोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो इट कैन हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्री स्पीच। एंड ऑथर ने ये भी कहा कि कोर्ट्स आर बिकमिंग क्यूरेटर्स ऑफ कल्चर इंस्टेड ऑफ द प्रोटेक्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोर्ट्स आर बिकमिंग क्यूरेटर्स ऑफ कल्चर इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। क्यूरेटर्स ऑफ कल्चर बन चुके हैं, मतलब कि हाँ देखो हमारी भारतीय समाज में, हिंदू सोसाइटी में या मेजॉरिटी सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसी चीज़ें अगर कोर्ट बोलने लगेगा तो फिर वो सही नहीं रहेगी। ऑथर ने भी कहा है कि सिस्टम अब पनिश स्पीच नॉट फॉर लॉलेसनेस के लिए नहीं पनिश कर रहे हैं, बट लैकिंग पोलाइटनेस और डिफरेंस, मतलब आप बोल रहे कि आप पोलाइट नहीं थे, तो इस तरीके से तो आप फ्री स्पीच को नहीं कर सकते ना। तो वही ऑथर ने बोला कि जुडिशली अपोलॉजी जो होनी चाहिए वो पर्सनल होनी चाहिए, ना कि जुडिशली कंपेल्ड होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी जुडिशली कंपेल्ड। एंड कोर्ट्स को है प्रिंसिपल सेंट्रिक होना चाहिए। they should not go for the popularity और जो आपके पॉपुलिस्ट रिमार्क्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ऑथर ने वही कहा कि भाई थोड़ा जो डेमोक्रेसीज़ हैं वो थ्राइव करती हैं डिसएग्रीमेंट पे, कंसेंसस पे नहीं थ्राइव करती हैं। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। एंड कोर्ट्स जो हैं उनको डिसेंट को सपोर्ट करना चाहिए, डोसाइलिटी नहीं डिमांड करनी चाहिए। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। आई कैन नॉट टेल यू कि एक एक स्टेटमेंट अपने आप में संजय हेगड़े बहुत ही प्यारा लिखते हैं। संजय हेगड़े, इनफैक्ट संजय हेगड़े का मैं फ़ैन आज से नहीं हूँ, जब ये राज्यसभा टीवी में आते थे, ही यूज टू कम फॉर वेरियस डिस्कशंस। जब बहुत अच्छा पहले एक बिग पिक्चर आता था राज्यसभा टीवी में, जो अभी नए एस्पिरेंट्स उनको नहीं पता होगा क्योंकि राज्यसभा टीवी ही बंद कर दिया, बट जो पुराने लोग हैं, थोड़ा वेटरन हो चुके हैं इस फील्ड में, और या फिर जो कोई स्टेट सर्विस का अगर बंदा होगा तो वो बता पाएगा। बिग पिक्चर बेहतरीन शो हुआ करता था। एंड उसके होस्ट की, जब उनके होस्ट की डेथ हुई उसके बाद से वो फिर वो शो भी बंद हो गया, बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल शो जहाँ पे ये आते थे। एंड आई यूज्ड टू हियर अ लॉट ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल, but anyways I hope you got clarity. Consultative regulation making that should go further. अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और सेबी ने ये अभी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क इशू किया है। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क इशू किया है कि जब वो रेगुलेशन या डायरेक्शन या गाइडलाइन या नोटिफिकेशन निकालेंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना।
इसके अलावा सेबी ने भी फरवरी में ये निकाला था। क्यों अब इन्होंने निकाला? पहली चीज़ तो ये, तो याद रखिएगा ये जो बॉडीज़ हैं, सेबी हो या आरबीआई हो, दे हैव बीन क्रिएटेड बाय एक्ट्स, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, स्टैट्यूट के माध्यम से क्रिएट की गई हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास क्वासी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि रेगुलेटर्स हैं ये, तो ये कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी रखते हैं। इनको क्वासी लेजिस्लेटिव पावर्स इसलिए कहा जा रहा है। बिल और अमेंडमेंट एक्ट नहीं पास कर सकती, लेकिन रूल्स बना सकते हैं, नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, अपने से संबंधित बॉडीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो अब उसके लिए कि किस तरीके से रूल ऑफ लॉ को ये बैलेंस करेंगे, उसके रिगार्डिंग ये उन्होंने अभी रिसेंटली प्रपोज किया है कि जो फ्रेमवर्क है आरबीआई ने, वो इसके रिगार्डिंग ही किया कि हम जब जो भी प्रपोज करेंगे, रेगुलेशन हो या कोई भी फ्रेमवर्क हो, पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, तो हम क्या किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा है, यहाँ पे आरबीआई ने लिखा है कि जब भी कोई नया रेगुलेशन या अमेंडमेंट को प्रपोज करेंगे, द आरबीआई विल नाउ कंडक्ट इम्पैक्ट एनालिसिस। याद रखिएगा, तो आरबीआई ने कहा कि जब भी वो कोई रेगुलेशन निकालेंगे, एग्जिस्टिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट निकालेंगे अगर, तो दे विल कंडक्ट इम्पैक्ट एनालिसिस कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे। इसी तरीके से सेबी ने कहा था कि वो रेगुलेटरी इंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव को स्टेट करेंगे कि क्या रेगुलेटरी इंटेंट है इसके पीछे। इसके अलावा आरबीआई ने ये भी कहा कि सेबी की जैसे कि 21 दिनों के लिए पब्लिक कमेंट्स को भी इनवाइट करेंगे किसी भी रेगुलेशन पॉलिसी पे, अमेंडमेंट पे, ठीक है। एंड दे विल पीरियडिकली रिव्यू देयर ओन रेगुलेशंस एंड ऑल। तो ऑथर ने कहा है कि भाई अच्छी बात है, क्योंकि आप कंसल्टेटिव रेगुलेशन मेकिंग की तरफ जा रहे हो। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेटिव रेगुलेशन मेकिंग, ठीक है ना, अच्छी बात है। लेकिन ऑथर ने भी कहा है कि फर्स्ट द रेगुलेटर शुड क्लियरली आइडेंटिफाई, दो चीज़ें और ध्यान रखने के लिए की है। पहली चीज़ ये की है कि इकोनॉमिक रेशनल क्या है, जो भी इंटरवेंशन आप कर रहे हो उसका इकोनॉमिक रेशनल क्या है। एंड सेकंड है, दे शुड इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर पीरियोडिक रिव्यूज़ एंड रिस्पॉन्सेज टू पब्लिक कमेंट्स। तो दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है कि आपको एक तो मैकेनिज्म बनाना चाहिए पीरियोडिकल रिव्यू का, उसमें अकाउंटेबिलिटी को आप इंश्योर करिए, प्लस पब्लिक कमेंट्स के रिस्पॉन्सेज आप दीजिए, ठीक है। तो दिस इज वॉट हैज़ बीन एडेड बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस? तो अब देखो, सेंसस का सिग्निफिकेंस तो हम सब जानते हैं, पॉलिसी मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई, आपको सब पता चलता है। एविडेंस में बेस्ड डिसीजन मेकिंग आप ले सकते हैं कि आपके पास नंबर्स हैं, आप उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बना सकते हैं, सब जानते हैं। कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो बता दूं। सेंसस यूनियन लिस्ट में आता है। सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत ये सेंसस की प्रोसेस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल है। सिंक्रोनस सेंसस होता है, जो कि होता है कि जिसमें कि पॉपुलेशन डेटा इज कलेक्टेड साइमल्टेनियसली अक्रॉस द कंट्री। याद रखिएगा, इसको सिंक्रोनस सेंसस बोलते हैं। सिंक्रोनस सेंसस मतलब कि द डेटा इज कलेक्टेड साइमल्टेनियसली अक्रॉस द कंट्री। एंड ये सेंसस स्टार्ट हुआ था 1881 में ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और रिपन था, लॉर्ड रिपन उस समय थे, टू बी प्रिसाइज। एंड याद रखिएगा, फर्स्ट जो सेंसस कमिश्नर थे वो थे डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। याद रखिएगा, द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर वॉज डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। एंड ये डेकेनियल जो सेंसस हो रहा है, इट हैज़ हैपेंड फ्रॉम 1881 टू 2011 विदाउट अ ब्रेक इन इंडिया। कोविड के कारण 2021 सेंसस पोस्टपोन हो गया था। इसके अलावा ये सेंसस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो नई चीज़ें आ गई हैं। पहले तो एक तो इस बार कास्ट सेंसस का जो एन्यूमरेशन है, कास्ट का एन्यूमरेशन बहुत मतलब हो रहा है। तो अभी तक केवल SC/ST होता था, तो कास्ट एन्यूमरेशन दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ बीन एडेड। दूसरा, आप सबको पता होगा विमेन रिजर्वेशन की बात की गई है कि विमेन रिजर्वेशन 1/3 जो सीट्स हैं दे विल रिजर्व फॉर विमेन बेस्ड अपॉन द सेंसस, जो कि अभी होगा। तो ये इसलिए भी कहा जाता है कि 2029 से ये पॉसिबल है कि 2029 से ये जो इलेक्शन है उसमें ये अवेलेबल हो जाए। तो इफ़ द डेटा कम्स बिफोर 2027 एंड ऑल, तो ये दिया जा सकता है कि 1/3 सीट्स रिजर्व रहेंगे। तो दैट इज़ अ गुड थिंग दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ दिस सेंसस। और बाकी आपको ये पता ही होगा कि सेंसस में दो फॉर्म में होता है, दो फेजेस में। पहला हाउस लिस्टिंग होता है, दूसरा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन कहते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते देखते कुछ और अगर न्यूज़ आर्टिकल हैं तो यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही मुझे। बाकी जो थी मैंने आपको बता दी। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।